आज रविवार और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मनासा के एक वरिष्ठ एडवोकेट श्री सुभाष तुगनावत। वो आज जेटीवी हलचल पर हम उनका स्वागत करते हैं और हमने उनसे आज कुछ सवाल पूछे इस देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है, देश का विकास कैसे हो सकता है, इसको लेकर हमारी सहयोगी परिधि ने कुछ सवाल उनसे पूछे। एक इंटरव्यू आज हम आपको दिखाते हैं खास मुलाकात में। आज के इस कार्यक्रम सीधी बात में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष जी तुगनावत, एडवोकेट मनासा। पहले मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूँगी। मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो, बेरहम तपती धूप में शजर की शीतल छाया हो, आपकी तारीफ में कहने को शब्द कहाँ से लाएं हम, आप तूफानों में कश्ती हो और डूबतों का किनारा हो। जी हाँ, जो आज के मेन चीफ गेस्ट हैं उनका वेलकम करना चाहूँगी। और आज का हमारा विषय है करप्शन। तो करप्शन के लिए से रिलेटेड जो भी सवाल है मैं इनसे कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी भ्रष्टाचार को लेकर। क्योंकि शुरुआत है तो मैं पूछना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या? आपकी नज़रों में आप भ्रष्टाचार को क्या मानते हैं? प्राचीन काल में इसे बिल्कुल लेन देन की भाषा में कह सकते हैं इसको कि एक शिष्टाचार जैसा माना जाता था। अंग्रेज लोग आए, इसे डाली के रूप में स्वीकार किया जाता था जी, गिफ्ट के रूप में। और अंग्रेजी अधिकारियों से हमारे जो लोग थे इंडियंस, उनसे डॉली भेंट करके अपना काम निकालते थे। और भ्रष्टाचार की शुरुआत इंग्लिश काल से शुरुआत हुई। और आज जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल सीमा पार कर चुका है और एक तरह से मैं कहूँगा कि शिष्टाचार की भाषा में आ चुका है। भ्रष्टाचार जो अंग्रेजी पीढ़ी थी, जिन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया हमारे देश पर, उन्होंने लागू किया है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। जो हमारा जो कानून है ये बिल्कुल वैसा जो अंग्रेज छोड़ गए थे वैसा का वैसा ही है। ब्रिटिश पेनल कोड को इंडियन पेनल कोड कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट उन्होंने जैसा अपने को दिया है, हमने वैसा का वैसा उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे उन्होंने दी हुई चीज़ हमने ग्रहण करी है और उसी तरह से उस जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमें आज़ादी दी और जो ब्रिटिश काल ने दी, उसके साथ ये भ्रष्टाचार भी साथ में प्रवेश कर चुका है। चीज़ों को देखते हुए आपको इस भ्रष्टाचार की जो नींव है वो कौन है, कौन जिम्मेदार है इसमें? आम जनता, राजनीति, सिस्टम, क्या कौन जिम्मेदार है? कौन है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार करने वाला है उससे ज़्यादा दोषी वह व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार देने में सहयोग कर रहा है। आदमी अपना 1 लाख का जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ पर वो 1000 रुपया करप्शन में देगा, तो निश्चित रूप से हमारा दोष ज़्यादा अधिक है। वो तो कानून में भी ये चीज़ है कि जहाँ भ्रष्टाचार लेने वाला जितना दोषी है, भ्रष्टाचार देने वाला भी वो इतना ही दोषी है और उसको भी पनिशमेंट का है। पर वो पकड़ में नहीं आता है, वो लेने वाला पकड़ में आ जाता है। और ये हमारी जो कानून में विसंगतियाँ है, क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस मिल नहीं पाता है और जो लेता है वो कॉट रेड हो जाता है, लाल गुलाबी शाही उसमें पकड़ा जाता है और वो करप्शन की श्रेणी में आ जाता है और देने वाला साफ निकल जाता है। बिल्कुल वो भ्रष्टाचार है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का, आप यही कहना चाहते हैं कि आम लोग, आम जनता इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? आम लोग जो भ्रष्टाचार कर रही है वो अपनी सुविधा के लिए कर रही है। आदमी रेल के अंदर जा रहा है, अब उसकी फैमिली साथ में, गर्मी बहुत पड़ रही है, उसको एसी में अपना रिजर्वेशन चाहिए और टीसी सामने खड़ा है, तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने को एसी में लेने के लिए और जहाँ कुछ लेन देन करना है वो निश्चित रूप से करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि आप सक्षम है इसलिए आपने टीसी को लेन देन करके अपना एसी रिजर्वेशन कोच में आपने अपना ट्रांसफ़र कर लिया, पर जो गरीब हैं फिर उनका क्या? वो भी तो अपने परिवार को साथ में लेकर चल रहे ना। तो ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे आकर अगर आप ऐसे करते हैं तो ये तो अन्याय हुआ। गरीब तो भ्रष्टाचार की लिमिट में आता ही नहीं है। गरीब को भ्रष्टाचार की ज़रूरत भी नहीं है। यह सब जो खेल है सुविधा भोगी लोगों का है, जिनको सुविधा चाहिए वो भ्रष्टाचार कर रहा है। गरीब को तो इतनी फुर्सत ही नहीं अपने कमाने खाने में कि वो भ्रष्टाचार की तरफ अपनी नज़र उठाए। हमारे भारत में गरीबों की संख्या ज़्यादा है कंपैरेटिवली अमीरों की, तो मतलब मैक्सिमम जो क्वांटिटी में जो गरीब हैं वो लोग मतलब बहुत ट्रबल में हैं, और जो
कम क्वांटिटी में जो लोग हैं, जो अमीर हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये तो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना हो गया ना। गरीब लोग भ्रष्टाचार में कहीं पर भी लिप्त नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत भी नहीं है। यह केवल भ्रष्टाचार सुविधा भोगी लोग जिनको अपनी सुविधाएं चाहिए। कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं एक चीज़ कुछ बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है मैंने, कि आप मंदिरों में चले जाओ, ठीक है, वीआईपी एक अलग से बोर्ड लगा हुआ होता है वीआईपी का। तो क्या मतलब भगवान ये कहता है कि भगवान की नज़र में तो सभी एक हैं। तो भगवान ने तो ये डिफरेंस किया नहीं कि तुम वीआईपी हो और तुम नॉन वीआईपी हो। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ खटकती है कि हम क्यों नहीं लाइन में लग रहे हैं और बाकी को वो क्यों वीआईपी का वो ले रहे हैं टिकट्स। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि ये कोई नियम है, वीआईपी का कोई नियम है, या सबने अपना अपना नियम बना लिया? लाइन में लगने वाले जो लोग हैं, जो खर्च कर सकते हैं, जिनके पास समय का अभाव है और वो जो खर्च कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में नहीं आता है, वो मंदिर की व्यवस्थाओं में ही कहीं पैसा लगता है। और वो जो श्रद्धालु हैं वो दे सकते हैं और वो इजी वे में जाके, और गरीब आदमी है वो लाइन में लग के दर्शन करता है, उसको पुण्य ज़्यादा मिलता है बनिस्बत उस आदमी के जो पैसे दे के लाइन में लगा हुआ है। हालांकि उसका संतोष हो रहा है कि मैं पैसे दे के लाइन में लग गया, पर वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में मैं उसे नहीं मानूंगा। वो भी श्रद्धावान है और गरीब आदमी भी। गरीब आदमी 24 घंटे की लाइन में लग के अपना दर्शन कर सकता है। और ये जो सुविधाभोगी आदमी है, इसके पास टाइम की कमी है और इसके पास पैसा है और उस पैसे का उपयोग मंदिरों में बिल्कुल धार्मिक कार्यों में ही होता है और मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए ही होता है। ये मैं इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं मानता। इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ, पर अगर बिजली के बिल की लाइन हो, या बैंक में पैसा जमा कराने की लाइन हो, या हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने की लाइन हो, और उसमें जब आप चपरासी को 10 रुपये का टिप देते हैं या 20 रुपये का टिप देते हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है? कोई भी डॉक्टर चौकीदार के कहने से अपना नंबर चेंज नहीं करता है। उसकी टोकन सिस्टम है, वो बाकायदा टोकन देता है कि आपका 30वां नंबर है, आपका 29वां नंबर है, आप टाइम पे बैठिए, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। जो वास्तव में जो बड़े डॉक्टर्स हैं और छोटे डॉक्टर्स हैं, वो चौकीदारों के थ्रू नहीं मिलते। उनको जो लाइन है, दुनिया में ईमानदार लोग अधिक हैं, बेईमान बहुत ही कम हैं, पर उनकी बेईमानी इतनी ज़्यादा पब्लिश हो जाती है कि ईमानदारों की ईमानदारी दब जाती है। करप्शन इतना नहीं है जितना लोग करप्शन बता रहे हैं। करप्शन केवल वही व्यक्ति कर रहा है जिसको उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। MP MLAs होते हैं, उन्हें कौन बनाता है? आम जनता। देखिए मैडम, मैं एक MLA का लड़का हूँ। मैंने नज़दीक से राजनीति को देखा है और उस ज़माने की राजनीति को देखा है जहाँ करप्शन बिल्कुल नाम मात्र का हुआ करता था। एक साधारण आदमी नेता नहीं बन सकता। मोदी जी आज जो मोदी जी दिखते हैं, या शिवराज जी जो शिवराज जी दिखते हैं, ये एक दिन की तपस्या नहीं है। और अगर कहीं पर भी उनके दामन पे दाग होता तो वो इतनी ऊंची पोस्ट पे नहीं आ पाते। इस देश में इतनी ईमानदारी तो बची है। कि अगर हम बात करें मनरेगा की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना की, तो आपकी नज़रों में वो कहाँ तक सफल हुई है? पहले मैं सफल होने की बात से शुरुआत करना चाहूँगी। मनरेगा का उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, परंतु जिन लोगों के हाथ में वो आ गया, उन्होंने उनके लड़के का नाम, वाइफ का नाम, नौकर का नाम, एंट्री डेली हो रही है, पेमेंट डेली हो रहा है, और जो एक्चुअली जिस आदमी को वो पैसा पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। मनरेगा पूरी तरह से फेल्योर रही और उसका परिणाम आप और हम और आम जनता देख ही रही। तो क्या जो अभी नया मोदी जी का जो नया टारगेट है, उनकी जो नई प्लानिंग है कि ये जो मनरेगा एक्ट है इसे बंद कर देना चाहिए, तो इसका क्या परिणाम होने वाला है आने वाले समय में अगर ये बंद हो जाता है? तो मनरेगा एक्ट बंद नहीं होना चाहिए। ये सही आदमियों को सही सहायता पहुँचे और गलत एंट्रीज नहीं हो, और सही जो गांव में वास्तव में बेरोजगार है उस तक ये योजना अगर पहुँचे तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। एक्चुअली गरीबों के लिए है योजना, और आपने कहा है कि सही आदमियों को ये चीज़ मिलना चाहिए। तो भ्रष्टाचार करेंगे तो सही आदमियों को तो लाभ कभी मिल ही नहीं सकता।
गरीब को कहाँ पता चल पाता है कि इस जो डेली की जो लिस्ट बन रही है इसमें मेरा नाम है कि नहीं है, मेरे रोजंदार में मेरा नाम है कि नहीं है। ये जो गांव के प्रधान साहब या सरपंच साहब ने जो नाम लिख लिए उन्हीं लोगों के नाम है, उस गरीब को कहाँ पता है। और एक्चुअली गरीब को सहायता मिलती। कानून प्रणाली में कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसी पनिशमेंट है इस करप्ट लोगों के लिए? बिल्कुल है, उनको पकड़ने की व्यवस्था है और शासन ने भी इसकी व्यवस्था कर रखी है। और लोकपाल जो है वो इसके लिए बराबर है। बैंकों में भी एक व्यवस्था है जहां करप्शन के बारे में शिकायत की जा सकती है। एक्चुअल जो रिश्वत लेने वाला है वो बच जाता है और ये मीडिएटर्स जो हैं ये पकड़ में आ जाते हैं। जी। नायक पिक्चर आई थी एक, जी आपने देखी होगी। उसमें अनिल कपूर एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनते हैं और पूरे सिस्टम को बदल देते हैं और जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही अच्छे चेंजेस आते हैं। तो क्या हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसा एक नायक आएगा जो इस पूरे सिस्टम को बदल देगा? हालांकि टाइम लगेगा उसमें, पर क्या ऐसा कोई नायक आएगा? हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे नायक की? हम बिल्कुल आशान्वित हैं। प्रजातंत्र में बहुत ही अच्छे लोग ऊपर आएंगे और जो लोग आते हैं वास्तव में ईमानदार होते हैं। जब तक ऊपर पहुंच पाते हैं, एक पंच का चुनाव लड़ना, एक वार्ड का पार्षद बनना इतना इजी नहीं है राजनीतिज्ञों के लिए। मैं बिल्कुल, जो लोग मजाक करते हैं नेता लोगों की, आप एक वार्ड का चुनाव लड़के देखिए, आप एक मंच का चुनाव लड़के देखिए, इतना इजी नहीं है। अब ये मतलब पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, 24 आवर का राजनीति रही है। सेवा जरूर है, पर अब आप एक जो चीफ मिनिस्टर है 18 से 20 घंटे काम करता है। एक हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है उसको 24 घंटे में से सोने का और खाने का टाइम मिलता है। सोने का टाइम भी नहीं मिलता है, खाने का भी उसको प्लेन के अंदर निकालना पड़ता है। सभी लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तभी देश आज जो देश ने विकास किया है, निश्चित रूप से बहुत विकास हुआ। और इस विकास के पीछे देश में ईमानदार नेताओं ऊपर आ रहे हैं और इससे ज़्यादा ईमानदार लोग आएंगे। और मैं सोचता हूँ कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री होगा, जो भी आगे रहेगा, और जो हैं सभी ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो सीट पर हैं। मैं ईमानदार लोग ऊपर आएंगे, मैं बहुत आशान्वित हूँ। हमारा देश ईमानदारों का देश है, बेईमान लोग बहुत कम हैं। और ईमानदारी है जब भी देश के अटल जी ने जो चतुर्भुज सड़क योजना चली, बाद के प्रधानमंत्री ने उसको चालू रखा। आज देखिए देश की सड़कें कितनी बढ़िया है, पेट का पानी नहीं हिलता है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधाराओं होते हुए भी आपको भाजपा की विचारधाराएं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है? नहीं, ना मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कोई कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि अभी आम नागरिक के रूप में अभी आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, नरेंद्र मोदी, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के ऐसे आइकॉन हैं, ऐसे लीडर्स हैं बीजेपी के जिनको जो भुलाए नहीं भूले जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ जी, अटल जी की बात कर रहा हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। तो नोटबंदी के बारे में महेंद्र जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब मैंने बहुत ही तारीफ करी थी उसकी। जी, बस उसके जो एग्जीक्यूशन वो गलत था, नोटबंदी सही थी। और नोटबंदी को मैं कांग्रेसी होते हुए भी स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, मेरे को राजनीति से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के लिए जो ईमानदारी से काम करेगा, मैं एज एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते मैं उसका सहयोग करूंगा। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ में करप्शन को लेके थोड़ा फोकस करना चाहिए। बच्चों के लिए बुक्स होना चाहिए कि जो बच्चों की नींव रखी जाती है, क्योंकि हमको करप्शन बंद करना है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए। आज हमारा देश का नागरिक इतना सजग हो चुका है, मीडिया इतना प्रभावी हो चुका है, गांव का छोटा से छोटा आदमी जानता है कि कानून क्या है। और कानून की भी यही मंशा है कि साधारण आदमी को भी कानून की जानकारी होना चाहिए, और आज हो रही है। इसके लिए मैं मीडिया को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज देश का अगर हर नागरिक आपके जैसा आशावादी होगा तो देश में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और जो आपने कहा है कि बेईमानों की संख्या कम है, तो उससे और ज़्यादा कम होगी। बहन परिधि भटनागर का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू लिया और मेरे को बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, जिसका मैं अच्छी तरह से रिप्लाई दे पाया हूँ। और मीडिया को बहुत बहुत आभारी हूँ, जोलानिया केबल्स का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, परिधि जी भटनागर। थैंक्स। थैंक यू।